ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेसिंग और डिस्टर्बिंग है और इसके एंड में एक खौफनाक प्लॉट ट्विस्ट भी है। मॉर्गनटाउन वेस्ट वर्जीनिया बड़ी खूबसूरत जगह है जो कि दरमियान में चारों तरफ से बड़ी माउंटेन रेंजेस से घिरी हुई है जिनको बोला जाता है ग्रीन माउंटेन्स। ये टाउन कॉलेजेस की वजह से मशहूर है क्योंकि यहाँ पर सबसे फेमस वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी भी है। तो स्कूल सीजन में ये टाउन नौजवानों से भरा हुआ होता है और फुटबॉल सीजन में यहाँ पर हर तरफ एक्साइटमेंट होती है। लेकिन कॉलेज ही सिर्फ मेन रीजन नहीं है जो लोग यहाँ पर रहते थे। बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर रहना पसंद करती थी क्योंकि साल भर यहाँ पर करने को बहुत कुछ होता था। ये टाउन सेफ भी था और यहाँ पर डेवलपमेंट भी बड़ी तेजी से हो रही थी जिसमें हर साल नई दुकानें, रेस्टोरेंट्स और म्यूजियम बनते जा रहे थे। इन सब के अलावा मॉर्गनटाउन एक बहुत ही खौफनाक चीज की वजह से भी जाना जाता है और वो है स्काइलर नीस की स्टोरी। 2012 में 16 साल की स्काइलर नीस ये मॉर्गनटाउन वेस्ट वर्जीनिया के हाई स्कूल में होती है। ये टॉपर स्टूडेंट होती है और पार्ट टाइम ये वेंडीज में काम करती थी जो कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट होता है। हर लिहाज से दोस्त कोवर्कर्स इसको पसंद करते थे और इसके दोस्त भी काफी सारे होते हैं। मैरी और डेविड नीस की ये इकलौती बेटी होती है और ये दोनों इससे बहुत प्यार करते थे। खास तौर पर डेविड जो बड़ा बल्कि मस्कुलर बंदा है, ये कहता है मैंने अपनी बेटी को बड़ा स्पॉइल किया हुआ था। इसके माँ बाप कहते हैं हमारी बेटी बड़ा प्यार करने वाली थी, लॉयल थी और कभी कभार तो बड़ी मजाया हरकत करती थी। और डेव की सबसे ज्यादा हसीन मेमोरी ये होती है जब स्काइलर छोटी सी बच्ची होती है। घर के अंदर ना डेव इसको संभाल रहा होता है तो सुबह के टाइम ये मासूम सी स्काइलर अपने बाप को कहती है क्या आप मेरी टी पार्टी में पार्टिसिपेट करोगे, वही जैसे छोटे बच्चे बर्तनों के साथ खेलते हैं। तो डेव कहता है बिल्कुल मैं तुम्हारी टी पार्टी में पार्टिसिपेट करूंगा। तो वो नीचे बैठता है छोटी सी पिंक चेयर में। उसकी बेटी जिसने बैलरीना टूटू पहना होता है वो अपनी छोटी सी पिंक कुर्सी में बैठती है और वो इसको छोटा सा प्लास्टिक का कप पकड़ा देती है। वो ये छोटा सा कप पकड़ता है, इसमें पहले से पानी होता है। वो इस कप में से पानी पीता है, कहता चाय बड़े मजे की है, तुमने बड़ी मजे की पकाई है। तो स्काइलर बड़ी खुश हो रही होती है और शर्मा रही होती है कि इनको मेरी चाय पसंद आई है। फिर रात के टाइम मैरी जब अपनी जॉब से वापस आती है तो वो अपने हस्बैंड के पास जाती है, उससे पूछती है स्काइलर के साथ दिन कैसा रहा। फिर डेव इसको सारी चीजें बताता है इस टी पार्टी को मिलाकर। वो कहता है इस बार तो उसने कप में पानी भी डाला हुआ था तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल असल टी पार्टी हो रही है। तो मैरी उसको वहीं रोकती है, कहती है डेव स्काइलर अभी इतनी ऊंची है ही नहीं कि उसका हाथ टूटी तक जा सके, तो उसने कप्स में पानी कैसे डाल दिया। बाद में पता ये चलता स्काइलर टॉयलेट का पानी इस्तेमाल कर रही थी टी कप्स को भरने के लिए। खैर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2012 तक और 5 जुलाई की रात को 16 साल की स्काइलर नीस अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करती है वेंडीज रेस्टोरेंट में। ये घर पहुंचती है, दरवाजे से अंदर एंटर होती है। जैसे ही वो अंदर आती है अपने माँ बाप को कहती है मैं बड़ी थक गई हूँ और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ सोने। ये अपने दोनों माँ बाप को हग करती है, उनको कहती है मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ। फिर मैरी और डेव अपनी बेटी को फर्स्ट फ्लोर पे जाता हुआ देखते हैं। वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह मैरी और डेव ने काम पर जाना था तो वो जल्दी उठ जाते हैं सुबह। तो स्काइलर अभी नहीं उठी हुई होती, वो अपने कमरे में ही होती है और उसके कमरे का दरवाजा भी बंद होता है। तो ये सोचते हैं शायद उसने अभी नहीं उठना होगा। तो ये दोनों नाश्ता करते हैं, आपस में गपशप करते हैं, वही इनकी नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन। फिर जब इनके जाने का टाइम होता है ये कहते हैं चलो स्काइलर को डिस्टर्ब नहीं करते, वैसे भी वो रात को काम से लेट आई थी तो इसको सोने देते हैं। तो ये दोनों घर से चले जाते हैं अपनी बेटी को देखे और बात किए बगैर। फिर शाम को डेव काम से जल्दी वापस आ जाता है। वो घर के अंदर एंटर होता है और घर में बिल्कुल खामोशी होती है। मैरी अभी भी काम पर होती है। वो कहता है स्काइलर तो अब तक नहीं सो रही होगी, 2-3 बज रहे हैं दोपहर के, तो वो उठी भी होगी, इधर उधर होगी शायद। तो वो उसको आवाजें देना शुरू कर देता है, कहता स्काइलर मैं घर आ गया हूँ, तुम किधर हो। लेकिन कोई जवाब ही नहीं आता। यहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है। तो ये अपनी बेटी के कमरे की तरफ जाता है और इसको दिखाई देता है कमरा तो अभी भी बंद है। तो ये दरवाजे को तभी बंद रखती थी जब ये सो रही होती थी। तो ये सोचता है शायद ये अभी भी सो रही होगी। अब क्योंकि इतना लेट हो गया, दोपहर का टाइम है, तो मैं दरवाजा बजाकर पूछ लेता हूँ कि वो ठीक है। तो वो दरवाजा बजाकर कहता है स्काइलर काफी लेट हो गया, दोपहर का टाइम है, उठ जाओ अब। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब वो गौर करके सुनता है तो कमरे से कोई भी शोर नहीं आ रहा था। तो वो कहता है ये बड़ी अजीब बात है। तो वो दरवाजा कुछ दफा और बजाता है, उसको कई बार आवाजें भी देता है। तो जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वो दरवाजा खोलता है, अंदर स्काइलर होती ही नहीं है। डेव कहता है मुझे नहीं याद पड़ता, मेरी बेटी ने बोला कि आज मैंने कहीं जाना है। तो वो सोचने लग जाता है कहीं उसने कुछ कहा तो नहीं था कि मैंने कहीं जाना है। तो वो जेब से मोबाइल निकालता है और अपनी बेटी को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाती। तो वो अपनी बीवी मैरी को कॉल करता है। मैरी अभी भी काम पर होती है। मैरी कॉल उठाती है। वो इससे पूछता है क्या तुमने स्काइलर को देखा है, तुम्हें पता है वो किधर है। वो कहती है नहीं मुझे तो नहीं पता, शायद वो अपनी दोस्त के साथ बाहर ना गई हो। तो जब ये अपनी बीवी से कॉल करके फोन बंद करता है तो ये
स्काइलर की सबसे क्लोज फ्रेंड को कॉल कर देता है। इसका नाम शीला था और ये दोनों एक दूसरे को 2 क्लास से जानते थे, मतलब दोनों बचपन के दोस्त थे और स्काइलर का इसके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। तो ये शीला को कॉल करता है। वो कहता है मैंने स्काइलर को अभी तक नहीं देखा, वो घर पर नहीं है, तुम्हें पता है वो किधर है? वो कहती है नहीं मुझे तो नहीं पता। कहती है हाँ मेरी उससे बात तो हुई थी रात को, लेकिन कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी, नॉर्मल टेक्सटिंग ही की थी हमने। डेव कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं। वो इसको कहता है तुम भी कांटेक्ट करने की कोशिश करो स्काइलर से, अगर तुम्हारा राब्ता होता है तो उसे कहो हमारे से राब्ता करे, या अगर तुम्हें कोई भी चीज पता चलती है उसके बारे में तो हमें लाजमी बताना। फिर डेव जब शीला से बात कर लेता है तो वो स्काइलर के रूम का जायजा लेने लग जाता है कि शायद कोई सुराग मिल जाए कि वो किधर गई है। पहली नजर में तो कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था, लेकिन जब वो इसके कमरे में चक्कर लगाता है और इसकी अलमारी में देखता है, उसको एक मैश स्क्रीन दिखाई देती है जिसको तो खिड़की की बाहर वाली साइड पर लगा होना चाहिए था, और ये इसके क्लोजेट में पड़ी है। वो कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, कोई रीजन है ही नहीं इसको अलमारी में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये उस खिड़की के पास जाता है जिधर इसको लगा होना चाहिए था। तो जब ये इस खिड़की के नीचे वाली साइड पर देखता है तो ये खुली हुई थी, बिल्कुल जरा सी, मतलब इतनी खुली हुई थी कि नीचे से उंगलियां डालकर इसको ऊपर की तरफ खोला जा सकता था। तो डेव फिर इस खिड़की को ऊपर खोलता है। अब क्योंकि इस पे स्क्रीन नहीं लगी हुई थी तो डेव अपनी गर्दन बाहर निकाल कर झांकता है, तो उसका सर घर के बाहर होता है। वो इधर उधर देखता है इस चीज को समझने के लिए कि ये स्क्रीन क्यों हटी हुई है यहाँ से, और फिर उसको समझ आ जाती है जब वो नीचे की तरफ देखता है। नीचे घास पर खिड़की के बिल्कुल नीचे एक बेंच पड़ा होता है जो पहले यहाँ पर नहीं होता, लेकिन अब वो पड़ा था। अब डेव ने पहले तो कभी नहीं सुना था कि उसकी बेटी छुपके से घर से बाहर गई है, और ना ही वो ये सोचता कि वो ये चीज कर सकती है। फिर वो कहता जाहिर सी बात है जो एविडेंस मिले हैं उसके कमरे में भी और यहाँ बाहर, उससे तो साफ लग रहा है कि उसने यही किया है। वो रात को कहीं निकल गई होगी। वो सोचता है चलो पिछली रात वो घर से छुपके से गई भी थी और सुबह वो वापस आ भी गई हो, तो उसने विंडो पे स्क्रीन को वापस क्यों नहीं लगाया, ना ही उसने खिड़की को पूरी तरह बंद किया, और सुबह जब वो बाहर गई होगी तो उसने बेंच को वापस अपनी जगह पर क्यों नहीं रखा सबूत को मिटाने के लिए, उसने ये सब क्यों नहीं किया। और फिर एकदम से उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, मेरी बेटी रात को चुपके से घर से निकली तो थी लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई, वो अभी भी बाहर है जिधर भी वो गई है। डेव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है शायद कोई एक्सप्लेनेशन होगी इस चीज की, मैं एमआई में अपनी तरफ से कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, शायद वो चुपके से ना भी गई हो। फिर वो अपनी बीवी को कॉल कर देता है मशवरा लेने के लिए कि अब हम क्या करें। ये सोचते हैं बात तो परेशानी वाली है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसको कुछ घंटे देते हैं, शायद वो वापस आ जाए और वो ठीक ही होगी। फिर वो थोड़ा इंतजार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दोपहर के 4 बजते हैं, वेंडीज, वही रेस्टोरेंट जिधर स्काइलर काम करती थी, वो डेव को कॉल करते हैं और पूछते हैं डेव तुमने स्काइलर को देखा है, वो अभी तक काम पर ही नहीं आई, ना वो कॉल्स उठा रही है, उसने पहले तो ऐसा नहीं किया, क्या कोई बात हुई है। और ये इनका ब्रेकिंग पॉइंट था। डेव और मैरी को पता चल जाता है यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, तो डेव पुलिस को कॉल कर देता है। Long County 911, do you have an emergency? I have a 16-year-old daughter who apparently snuck out of her room last night. She has not been home, hasn't went to work, can't get a hold of her from any of her friends. I am scared to death. Has she done this before? No. जब डेव पुलिस से बात कर लेता है तो वो और उसकी बीवी सोचने लग जाता है कि अब हम क्या करें, पुलिस तो उसको ढूंढेगी, क्या हम भी बाहर जाकर उसको ढूंढें या घर रुकें, कहीं वो पीछे से वापस ना आ जाए, उसको चोट ना लगी हो। ये दोनों बड़ी मुश्किल कन्वर्सेशन कर रहे थे। फिर एकदम से मैरी का फोन बजता है। ये शीला की कॉल होती है। मैरी फौरन से कॉल उठाती है इस उम्मीद में कि शायद कोई अच्छी खबर हो मेरी बेटी की, लेकिन शीला पहला सवाल ही ये करती है कि क्या स्काइलर घर वापस आ गई है। मैरी कहती है नहीं, वो अभी तक घर वापस नहीं आई, और अभी हमारी पुलिस से ही बात हुई है, हमें लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया इस मामले में। अब ये चीज सुन के शीला थोड़ी लंबी सांस भरती है और थोड़ा हेजिटेट होकर बोलती है मैरी मुझे आपको पिछली रात का सच बताना पड़ेगा। वो इसको एक्सप्लेन करती है पिछली रात स्काइलर घर से छुपके से निकली थी। वो कहती है मैं भी छुपके से अपने घर से निकली थी, और हमारी एक और दोस्त है रेचल, वो भी छुपके से घर से निकली थी। अब यहाँ पर रेचल को भी मैरी और डेव अच्छी तरह जानते थे कि ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शीला कहती है हम तीनों छुपके से बाहर गए थे, और इनफैक्ट हम तो बहुत दफा जाते रहते हैं इस तरह, हम शहर में ही ड्राइव करते हैं और वीड स्मोक करते हैं। अब ये चीज यहाँ पर बड़ा रिवील नहीं था, बेशक यहाँ पर ये बात भी इनके लिए शॉकिंग थी, बल्कि बड़ा रिवील ये था जब ये छुपके से बाहर जाते थे अपने घरों से और इकट्ठे वीड स्मोक करते थे। ये मेक श्योर करते थे कि हम किसी के घर के आगे से गाड़ी गुजारे भी और खड़ा भी ना करें, क्योंकि गाड़ी की आवाज से माँ बाप ना जाग जाएं, फिर तो ये पकड़े जाएंगे। अब ये लोग करते इस तरह थे, जब ये लोग घर से छुपके से
बाहर निकलते थे। ये 1-2 गलियां छोड़कर अपने घर से आगे जाते थे और फिर बाकी 2 को कॉल और मैसेज करते थे, फिर वहां से इनको उठाते थे। फिर जब ये अपना काम कर लेते थे और जब छोड़ने की बारी आती थी तो सेम ये अपने घर से 1-2 ब्लॉक दूर उतरते थे और फिर वहां से पैदल अपने घर जाते थे। तो शीला कहती है कई रात पिछली रातों की तरह मैंने स्काइलर को 1-2 ब्लॉक पीछे उतारा था, फिर मैं और रेचल वहां से ड्राइव करके चले गए थे। हम दोनों ने स्काइलर को फिजिकली अपार्टमेंट में एंटर होते नहीं देखा और हमें ये भी नहीं पता था कि वो सही सलामत घर पहुंची भी है। अब जाहिर सी बात है मैरी और डेव के लिए ये चीज सुनने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि यहाँ पर उनकी बेटी के किडनैप होने का दरवाजा खुल गया था कि कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गई ड्रॉप ऑफ लोकेशन से हमारे घर के रास्ते के दरमियान। और जो स्ट्रीट बीच में है वहाँ पर तो लाइट भी नहीं है, रात का टाइम था, अंधेरा था, साथ ही ये वीड पीकर हाई भी थी, तो रियलिस्टिक लग रहा था कि इधर ये चीज हो सकती है। जब मैरी शीला से बात कर लेती है तो वो पुलिस को कॉल कर इस सिनेरियो के बारे में उनको अपडेट करती है। फिर मैरी और डेव शीला और उसकी माँ से मिलते हैं और वो अपने अपार्टमेंट के इर्द गिर्द के एरिया को सर्च करना शुरू कर देते हैं कि शायद कहीं वो गिर गई हो या फंस गई हो, उसे बस मदद की जरूरत हो। फिर कई घंटों की सर्च के बाद इन्होंने सैकड़ों दरवाजे बजा लिए थे घरों के, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं देखा था। स्काइलर का कोई नामो निशान नहीं था। अब जैसे ये ग्रुप थक गया था, इन्हें नहीं पता था क्या करें। इन्हें पता था पुलिस तो ढूंढ रही है स्काइलर को, लेकिन ये भी कुछ करना चाहते थे, इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। फिर मैरी को एकदम से याद आता है हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग की बाहर वाली साइड पर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है जिसकी डायरेक्शन रोड की तरफ है। तो ये चारों लिटरली भागते हुए अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वो अंदर सिक्योरिटी मैनेजर को ढूंढते हैं, उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं और फिर वो पिछली रात की फुटेज निकाल देता है। और जो फुटेज ये देखते हैं उसको देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। शीला स्काइलर को ड्रॉप करती है तकरीबन आधी रात को, कैमरा व्यू से थोड़ा सा पीछे। फिर तकरीबन 12:30 बजे जब 30 मिनट गुजर जाते हैं जब ये शीला इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देती है। यहाँ पर एक गाड़ी आती है इनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल नीचे। फिर इसमें दिखाई देता स्काइलर लॉन से भागती हुई गाड़ी की तरफ जाती है, पिछला दरवाजा खोलती है, अंदर बैठती है, दरवाजा बंद करती है और फिर गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। अब बेशक यहाँ पर मिस्ट्री सॉल्व तो नहीं हुई थी कि इनकी बेटी कहाँ पर है, क्योंकि इनको कोई आइडिया नहीं था कि ये गाड़ी कौन सी है, कौन चला रहा है और ये गए कहाँ पर है। लेकिन मैरी और डेव यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से देखने में ये लग रहा था कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठी है। ये जो भी था और ये जो भी यहाँ पर कर रहे थे वो ये चीज किसी मकसद से ही कर रही थी, जिसका ये मतलब है कि वो किडनैप तो नहीं हुई ना यहाँ पर एटलीस्ट, जो कि इनका सबसे बड़ा डर था। अगले कुछ दिनों तक पुलिस इस फुटेज को एनालाइज करती है और इस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ये फुटेज होती इतनी ज्यादा ग्रेनी है, इससे कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर पुलिस मैरी और डेव को तसल्लियां देते हैं। वो कहते हैं हमें पूरा यकीन है कि स्काइलर कुछ दिनों तक वापस आ जाएगी। वो कहते हैं आप लोग यकीन करो या ना करो, लेकिन आपकी बेटी भाग सकती है। ये चीज टीनेजर्स में काफी कॉमन है कि वो घर से भागते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं। तो हमें पूरा यकीन है यही चीज स्काइलर के साथ हो रही होगी। वो खुद अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी है, तो जब वो कंफर्टेबल होगी तो वो आप लोगों से कांटेक्ट लाजमी करेगी। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, इनको अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता चलता। फिर कुछ हफ्ते गुजरते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ महीने गुजरते हैं, कुछ नहीं होता। ये सब टाइम गुजरता जा रहा था। बेशक यहाँ पर पुलिस मैसिव सर्च भी कर रही थी और साथ ही मॉर्गन टाउन के लोकल लोगों ने हर तरफ पोस्टर्स लगाए हुए थे जिनके ऊपर स्काइलर नीस की तस्वीर थी हर तरफ शहर में। मतलब ऐसा था 5-10 फीट बाद ही रिमाइंडर मिलता था कि ये लड़की मिसिंग है। अगर आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमसे कांटेक्ट करें। बेशक यहाँ पर इस केस की जितनी भी पब्लिसिटी हुई थी, कोई बंदा भी काम की इन्फॉर्मेशन के साथ सामने आता ही नहीं है। ऐसा था कि स्काइलर गायब हो गई है और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इसके माँ बाप तो जाहिर सी बात है टूटे हुए थे। इनको कोई आइडिया नहीं था कि हमारी बेटी के साथ हुआ क्या है, लेकिन अपने दिल में वो थोड़ा सा ये आइडिया भी लेके बैठे हुए थे कि शायद वो वाकई भाग गई है और शायद आगे जाकर वो हमें कांटेक्ट भी कर ले। फिर उस साल के दिसंबर में जब 6 महीने गुजर जाते हैं स्काइलर को गायब हुए हुए, किसी ने ना उसके बारे में सुना था, ना उसको देखा था, ना ही कोई आइडिया था कि वो किधर है। मतलब इस केस की कोई लीड्स नहीं होती, तो लोग कम से कम ही ऑप्टिमिस्टिक होते जा रहे थे इस बारे में और ये केस ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। फिर 12 दिसंबर को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज होती है जिसकी वजह से हर चीज बदल जाती है। उस रात रेचल, वही जो इनकी दूसरी दोस्त थी जो शीला और स्काइलर के साथ थी, उसी रात जिस रात स्काइलर गायब हुई थी, इसका फुल नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब ये पागलों की तरह हरकतें कर रही थी, चीखें मार रही थी, इधर उधर भाग रही थी, अपने घर वालों को मुक्के मार रही थी। इनफैक्ट इसकी हालत इतनी बुरी थी कि इसकी माँ पुलिस को ही कॉल कर देती है। I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's screaming. She's running through the neighborhood. Give me the phone.
No, this is over. This is over. Hurry up. Get away from us. No, God, she just gave me a block. Oh, God. Hurry up, please. जब ये कॉल बंद होती है तो पुलिस इसके घर जाती है और रेचल को यहाँ से साइकेट्रिक हॉस्पिटल ले जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद जब ये इस हॉस्पिटल से रिलीज हो जाती है, ये यहाँ से सीधा मॉर्गन टाउन पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर पुलिस को कहती है, मुझे आप लोगों को स्काइलर के बारे में बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करना है। देखने में तो ऐसा लग रहा था ये जो भी राज इसने छुपाया हुआ था वो इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था अपने अंदर रखना, और इसी वजह से ये पागल होती जा रही थी। पुलिस कहती है सही है। वो इसको इंटरव्यू रूम के अंदर लेके जाते हैं, वो इसको बिठाते हैं और कहते हैं बताओ क्या बताना तुम्हें हमें। अब आगे जो मैं आपको बताऊंगा ये सब रेचल ने पुलिस को बताया था। उसी 5 जुलाई 2012 को स्काइलर अपनी वेंडीज में नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके घर आती है। वो अपने माँ बाप का गुड नाइट बोलती है, अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती है। ये बेड पर लेटकर फोन यूज कर रही होती है। अब जैसे वो लेटी होती है तो उसको रेचल और शीला के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। वो इससे पूछ रहे होते हैं क्या तुमने हमारे साथ घर से चुपके से निकलना है। अब यहाँ पर स्काइलर नहीं जाना चाहती थी, उसने इन्हें मना भी किया था क्योंकि स्काइलर हर्ट हुई थी और इनफैक्ट गुस्सा हुई थी इन दोनों से। इनके दूसरे फ्रेंड्स जो रेचल, स्काइलर और शीला के साथ स्कूल जाते थे, उनके मुताबिक थे तो ये ऐसे बेस्ट फ्रेंड जिनको अलग नहीं किया जा सकता था। लेकिन स्काइलर के गायब होने के कुछ महीने पहले इनके ग्रुप में थोड़ी टेंशन चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रेचल और शीला ज्यादा क्लोज होते जा रही हैं और ये स्काइलर को अपने से दूर कर रहे हैं। ये चीज स्काइलर नोट कर लेती है। मतलब छोटी छोटी चीजें थी, जैसे रेचल और शीला मैचिंग आउटफिट पहनकर स्कूल आ जाते थे, लेकिन ये चीज ये स्काइलर को पहले से नहीं बताते थे, जैसे उसको इन्वॉल्व भी ना करना हो। या जब भी ये तीनों सेल्फीज पोस्ट करते थे, स्काइलर हमेशा पीछे कोने में होती थी या इस पोजीशन में कि वो पिक्चर का ज्यादा फोकस ना हो। मतलब ऑब्वियस ही बात है ये स्काइलर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे और ये चीज स्काइलर की फीलिंग्स को हर्ट कर रही थी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि स्काइलर के मुताबिक उनको इस बात का एहसास दिलाना कि मैं इनसे नाराज हूँ वो था चुपके से बाहर जाकर वीड पीने की इनकी ऑफर कोई रिजेक्ट कर दूं। लेकिन फिर अगले कुछ घंटों बाद स्काइलर कहती है अच्छा ठीक है मैं चल लेती हूँ तुम्हारे साथ घर से छुपके से निकलकर वीड पीने के लिए। फिर रात को 12:30 पर, अब 6 जुलाई हो गया था दिन, वो बेड से निकलकर खिड़की पे जाती है, विंडो उठाती है, उसकी स्क्रीन निकालती है, स्क्रीन को क्लोजेट में डालकर बंद कर देती है। फिर वो अपनी खिड़की से बाहर निकलकर नीचे घास पर उतरती है, बेंच पकड़ती है, उसको घसीट कर अपनी खिड़की के नीचे लाती है, फिर खिड़की को खींचकर नीचे बंद करती है और जरा सा क्रैक छोड़ देती है ताकि वो बाद में इसको खोलकर अंदर जा सके। फिर वो अपने अपार्टमेंट के बाहर रोड पर वेट करना शुरू कर देती है। फिर तकरीबन 12:30 बजे के बाद वही अननोन गाड़ी जो सर्वेलेंस कैमरा में दिखी थी वो सीधा अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर आती है। स्काइलर इसकी तरफ भागती है, दरवाजा खोलती है, अंदर बैठती है। ये जो अननोन गाड़ी थी ये थी शीला की गाड़ी। शीला ड्राइव कर रही थी और रेचल फ्रंट पैसेंजर सीट पे थी। बाद में पता ये चलता है रेचल और शीला तकरीबन सारा ही झूठ बोलते हैं उस टाइम के बारे में भी जब इन्होंने स्काइलर को पिक किया था। फिर ये तीनों स्काइलर के अपार्टमेंट से दूर जाते हैं ड्राइव करते हुए। शीला हाईवे पे गाड़ी चढ़ाती है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ ड्राइव करना शुरू कर देती है। अब ये लड़कियां फौरन ही गाड़ी में बैठकर स्मोकिंग करना शुरू नहीं कर देती, बल्कि ये डिसाइड करते हैं हम एक लोकेशन पर ड्राइव करके जाते हैं और वहां पर उतरकर स्मोकिंग करते हैं। अब जो जगह ये डिसाइड करते हैं वहां पर ये पहले भी स्मोक कर चुके थे और ये टीनेजर्स का ही स्पॉट होता है जो कि यहाँ से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर था, पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही। ये एक पुरानी सी सड़क थी जिधर कोई भी नहीं जाता था। तो शीला ये 45 मिनट की ड्राइव करती है। वो पेंसिल्वेनिया के अंदर एंटर होकर उस पुराने से रोड पे चढ़ती है और वहां से अंदर ड्राइव करती रहती है। अब ये लोग हाईवे से दूर काफी अंदर की तरफ आ गए थे। फिर शीला गाड़ी रोड के साइड पर लगाती है घास के ऊपर। फिर ये तीनों गाड़ी से उतरती हैं, आगे क्लियरिंग की तरफ जाती हैं। वहां से रास्ता ऊपर की तरफ पहाड़ी पे जा रहा था, तो ये तीनों वहीं पर बैठ जाती हैं पहाड़ी की चोटी के बिल्कुल साथ। और इन तीनों का रुख आगे खाई की तरफ होता है। यहाँ पर बैठकर इन्होंने स्मोकिंग करनी थी। तो शीला जो बिल्कुल लेफ्ट पर बैठी होती है, गाड़ी इनकी बिल्कुल राइट पर थी, वो वीड की सिगरेट निकालती है। वो इसको जलाने ही लगती है तो उसको पता चलता है मेरे पास तो लाइटर ही नहीं है। वो रेचल और स्काइलर को बोलती है तुम्हारे पास लाइटर है? तो रेचल और स्काइलर अपनी जेबों में हाथ मारते हैं, उनके पास भी नहीं होता। तो शीला स्काइलर को बोलती है जो बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड पर बैठी थी और वो गाड़ी के सबसे करीब वाली साइड पे थी। वो इसको बोलती है कि तुम गाड़ी से लाइटर ले आओगी, गाड़ी में ही पड़ा है लाइटर। स्काइलर कहती है अच्छा ले आती हूँ। तो स्काइलर खड़ी होती है और मुड़ती है। अब उसकी बैक अपनी दोनों दोस्तों की तरफ थी। अब जैसे ही वो आगे चलना शुरू करती है उसको सुनाई देता है उसकी दोनों दोस्तें भी खड़ी हो गई हैं और ऊंची आवाज में बोलती हैं 1 2
3 और 3 पर स्काइलर को अपनी कमर में 2 छुरियां खूबती हुई महसूस होती हैं, रेचल और शीला की तरफ से। पैनिक में स्काइलर पीछे भी नहीं मुड़ती, बल्कि वो गाड़ी की तरफ तेजी से भागना शुरू कर देती है और वो अपने अटैकर से थोड़ा दूर भी भाग जाती है, लेकिन वो अपने कमर के जख्मों की वजह से थोड़ा ढीली हो जाती है। उस पॉइंट पर शीला उसको पीछे से धक्का देती है, जमीन पर उसको लिटाती है कमर के बल, और शीला उसको चाकू मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन स्काइलर पूरी कोशिश कर रही होती है इस छुरी को अपने से ऊपर हटाने की। फिर एक पॉइंट पर रेचल भागकर इनके पास आती है और दोनों रेचल और शीला इसके हाथों को काबू करते हैं, और फिर रेचल और शीला एक एक करके उसके सीने में और गर्दन में छुरियां मारते रहते हैं। सारा टाइम स्काइलर बड़ी कोशिश करती है इनसे बचने की, लेकिन ये दोनों उसके ऊपर चढ़े हुए थे तो उसके लिए इम्पॉसिबल था। फिर एक पॉइंट पर वो हार मान जाती है और कहती है तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, लेकिन वो इसको कोई वजह नहीं देते, वो बस छुरियां मारते रहते हैं। फिर इवेंचुअली रेचल उसको छुरियां मारना बंद कर देती है, लेकिन शीला नहीं रुकती, वो इसको मारती रहती है उस पॉइंट तक जब उसकी गर्दन से गड़गड़ की आवाज आना बंद हो जाती है। फिर जब स्काइलर स्टिल हो जाती है, शीला खड़ी होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये दोनों उसकी बॉडी से होते हुए गाड़ी की तरफ जाते हैं, गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं, उसमें शवल, ब्लीच, ट्रैश बैग, रग्स, मतलब पूरी किल किट थी, क्योंकि इनको पता था आज रात इन्होंने क्या करना है। फिर ये अपने आप से पहले सफाई करना शुरू करते हैं, ये अपने आप से खून साफ करते हैं, अपने वेपन से करते हैं। फिर ये रोड के साइड पे अंदर की तरफ जंगल में अपने लेकर जाते हैं और वहां पर कब्र खोदने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जमीन काफी सख्त होती है, तो ये कवर वाले आइडिया को ड्रॉप करते हैं। फिर ये स्काइलर की लाइफलेस बॉडी को यहाँ से पकड़कर घसीटते हैं और रोड से सिर्फ 6 फीट दूर लकड़ी के पास फेंक देते हैं। फिर ये पत्थर, लकड़ियां, जो भी चीज मिल रही थी उसको इसकी बॉडी के ऊपर फेंक रहे थे। उनको नहीं पता था ये अभी तक जिंदा है या मर गई है, इसलिए वो खींच खींच कर पत्थर और लकड़ियां फेंक रहे थे इसके ऊपर। फिर ये इसको बिल्कुल कवर कर लेते हैं, अब ये दिखाई नहीं दे रही थी। फिर ये लड़कियां अपना सारा सामान गाड़ी की डिग्गी में डालती हैं, गाड़ी में बैठती हैं और यहाँ से निकल जाती हैं। बाद में पता ये चलता है रेचल और शीला ये चीज काफी महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। इसकी वजह क्या थी, अब ये लोग स्काइलर को पसंद ही नहीं करते थे और उसको नाराज करना और उसको चीजों में इंक्लूड करना काफी नहीं था, बल्कि ये उसको मारना चाहते थे। तो वो पूरी रात जो छुपके से निकलना था वो सारी इनकी प्लानिंग थी। इनको पता था स्काइलर हमारे साथ बाहर नहीं जाएगी क्योंकि वो हमारे से नाराज है, तो ये किसी भी तरह कोशिश करके इसको कन्विंस कर ही लेते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, और वो आ भी जाती है। फिर जब वो गाड़ी में बैठती है, रेचल और शीला इन दोनों ने अपनी फ्रंट पॉकेट के अंदर छुरियां रखी हुई होती हैं और ये काम करने के लिए तैयार होती हैं। तो अपने इस पेंसिल्वेनिया की तरफ सफर में रेचल और शीला एक्टिंग कर रहे होते हैं, चलो उस स्पॉट पर चलते हैं और वहां पर स्मोकिंग करते हैं, लेकिन रियलिटी में ये इनके प्लान का दूसरा पार्ट था। ये मेक श्योर करना चाहते थे कि हम मॉर्गन टाउन से जितना दूर हो सकते हैं होंगे जब हम इसको मारेंगे। तो जब ये उस स्पॉट पर जाते हैं और स्मोकिंग करना शुरू करते हैं, शीला और रेचल जानकर अपने साथ लाइटर नहीं लाते। शीला जानकर लाइटर गाड़ी में छोड़ती है ताकि वो स्काइलर को बोल सके कि तुम गाड़ी से ले आओ, क्योंकि इनका प्लान था जैसे ही वो लाइटर को लेने के लिए खड़ी होगी और हमारी तरफ उसकी बैक होगी, शीला और रेचल ने प्रॉमिस किया था एक दूसरे के साथ कि 3 गिनने पर हम उस पर अटैक करेंगे। अल्टीमेटली रेचल को 30 साल कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो 2023 में पैरोल के लिए एलिजिबल हो गई थी, लेकिन शीला को लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई जाती है, लेकिन ये भी पैरोल के लिए एलिजिबल हो जाएगी 2028 में। अपने ट्रायल्स में रेचल बड़ी पछता रही थी और उसने माफी भी मांगी थी स्काइलर के माँ बाप से, लेकिन दूसरी तरफ शीला अपने ट्रायल्स में मुस्कुरा रही थी, वो चीजों को बड़ा लाइट ले रही थी। कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ना इसको कोई पछतावा हो रहा था और ना ही इसने स्काइलर के माँ बाप से माफी मांगी थी। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही जालिम मैसेज ट्विटर पर छोड़ती है। मार्च 2013 में जब पुलिस सामने आती है और कहती है हमें पेंसिल्वेनिया के पास रिमेन्स मिले हैं जो स्काइलर नीस के हैं, जब ये अनाउंसमेंट पुलिस करती है उसके सिर्फ कुछ ही दिनों बाद शीला ट्वीट करके कहती है वी रियली डिड गो ऑन 3। इसके अलावा एक और स्टोरी है जो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, उसके बारे में मैं डिटेल्स बताकर स्पॉइल नहीं करूंगा, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।